देखो तो आवाज क्लियर है। अब रिप्लाई करो, आवाज और वीडियो क्लियर है। ठीक। देखो पिछले क्लास में एक प्रॉब्लम दिए थे कि I2 दिया हुआ है, इसका रिएक्शन Na2H2O3 के साथ हो रहा है और इसके द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है Na2H4O6 और NaI का। इसका मोल A दिया हुआ है, इसका मोल B मोल दिया हुआ है, C मोल और इसका D मोल। ठीक है, तो हम लोग को I2 और Na2H2O3 के बीच रिलेशन लाना है। तो जितना भी एटम होगा रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, सबको कंजर्व करना होगा। रिएक्टेंट में आयोडीन प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पर भी आयोडीन प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो आयोडीन दिया हुआ है यही आयोडीन यहाँ पर आ रहा है, सोडियम यहाँ पर जो दिया हुआ है यहीं पर आ रहा है, सल्फर जो दिया हुआ है यहाँ पर आ रहा है और ऑक्सीजन जो दिया हुआ है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर आयोडीन का कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ आयोडीन, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि जितना मोल इसका रहेगा इसका 2 टाइम्स मोल I2 का होगा, I2 का जितना मोल रहेगा उसका 2 टाइम्स मोल आयोडीन का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2A इज इक्वल टू D। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग कंजर्वेशन करेंगे, सोडियम का कंजर्वेशन करेंगे। तो सोडियम का कंजर्वेशन करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर B दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2B और यहाँ पर लिखेंगे 2C और यहाँ पर लिखेंगे D। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। उसके बाद सल्फर का कंजर्वेशन करेंगे, तो सल्फर का कंजर्वेशन करेंगे, देखो सल्फर यहाँ पर है और केवल यहाँ पर आ रहा है, तो जितना मोल इसका रहेगा इसका 2 टाइम्स मोल सल्फर एटम का आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2B इज इक्वल टू यहाँ पर 4C और ऑक्सीजन का कंजर्वेशन हम लोग करेंगे, तो ऑक्सीजन का कंजर्वेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3B इज इक्वल टू 6C। तो देखो हमारे पास 4 इक्वेशन दिया हुआ है और चारों इक्वेशन को कैलकुलेट करके हम लोग को फाइनली A और B के बीच रिलेशन लाना है। तो देखो दोनों इक्वेशन एक ही जैसा है, A इक्वेशन और A इक्वेशन दोनों एक ही है। इसको कैंसिल कर दोगे दोनों को, तो 2 कैंसिल करोगे तो B इज इक्वल टू 2C आ जाएगा और इसको कैंसिल कर दोगे तो B इज इक्वल टू 2C आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन, इसका एप्लीकेशन करेंगे 2B और 2C के जगह पर B लिख लेंगे और D के जगह पर 2A लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2B माइनस B इज इक्वल टू 2A और 2B माइनस B, ये B को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर 2A। B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो B रिप्रेजेंट कर रहा है मोल ऑफ Na2H2O3 इज इक्वल टू 2। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मोल ऑफ I2। और इसी को और आसान से प्रॉब्लम बनाने के लिए इसी को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कन्वर्ट हो जाता है मिलीमोल के फॉर्म में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि मिलीमोल ऑफ Na2H2O3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मिलीमोल ऑफ I2। ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो PUSC मेथड के द्वारा इस प्रॉब्लम को बना रहे हैं। अगर इसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग
मोल मेथड से मिली मोल मेथड से बनाते तो इक्वेशन को बैलेंस्ड करके बनाते, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग मिली इक्विवेलेंट मेथड से बनाते तो वहां पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या आगे देखेंगे। यानी दो रिएक्टेंट अगर आपस में रिएक्ट कर रहा है तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट को बराबर करेंगे, हम लोग लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। तो अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग बना रहे हैं किस मेथड से, POSC मेथड से बना रहे हैं। बतलाए थे कि POSC मेथड से प्रॉब्लम बनाना तब आसान होगा जब एक एटम का कंजर्वेशन एक ही जगह पर अगर हो रहा है तो ज्यादा आसान होगा। अगर दो रिएक्टेंट के बीच रिलेशन लाना होगा, ठीक है, तो लेंदी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे POSC मेथड से इसको बतला रहे हैं कि बनेगा, लेकिन POSC मेथड से बनाने में ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। इसमें अगर किसी को दिक्कत है पूछ सकते हो। साउंड बहुत कम आ रहा है। हाँ, क्या इसका माइक्रोफोन में हेलो, आवाज दिखवा रहा है? हेलो, ठीक है। देखो, ऐसा प्रॉब्लम अगर हमारे पास आता है कि कैलकुलेट weight of Na2H2O3 needed for complete reaction with 100 milliliter of 10 to the power minus 2m I2, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखो, I2 का रिएक्शन Na2H2O3 के साथ हो रहा है और इसके द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है Na2S4O6 और Na का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको अगर POSC मेथड से बनाएंगे तो जितना भी एटम रहेगा सब कंजर्व होगा और फाइनल रिलेशन क्या आया था कि 2 मल्टीप्लाई मिलीमोल ऑफ I2 is equal to 1 multiply millimole of Na2H2O3, ये रिलेशन आया था, राइट। तो अब हम लोग मिलीमोल का जितना भी रिलेशन है सबका एप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर वेट निकालना है तो वेट निकाल सकते हो, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो
158 आएगा मल्टीप्लाई 1000। अब इसका देखो मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो कहाँ से मिलीमोल निकालना आसान होगा, तो मोलैरिटी वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ से निकालना आसान होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वेट निकाल लो यहाँ से, तो वेट इज इक्वल टू 158 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, बाई 1, इतना आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 150 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 316 बाई 1000 इज इक्वल टू 0316 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो देखने में आसान लग रहा है, लेकिन ये जो इक्वेशन लाए हम लोग, ये इक्वेशन कहाँ से लाए हैं, उसी लाने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसमें इसको ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, डी मानेंगे, उसके बाद इसको कंजर्व करने के बाद ये रिलेशन लाएंगे। ठीक है, लेकिन सोचो कि इसी प्रॉब्लम को अगर मिलीमोल मेथड से बनाना होता तो कैसे आसान हो जाता। सेम प्रॉब्लम को मिलीमोल यहाँ भी लिख रहा है और मिलीमोल यहाँ भी लिख रहा है, लेकिन मिलीमोल मेथड का मीन्स क्या होता है कि इसमें नीड ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, इसमें पीओएससी से रिलेशन लाकर उसके बाद बैलेंस्ड इक्वेशन लिखे। यहां पर इक्वेशन को बैलेंस्ड करके लिखे। देखो हमारे पास ये इक्वेशन है I2 Na2S2O3 Na2S4O6 और NaI। इक्वेशन को बैलेंस्ड करो, ठीक है। I2 दिया हुआ है और यहाँ पर I दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो कि सोडियम कितना है, 2 है और इधर 2 एटम यहाँ पर है, 4 एटम हो गया, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 4 बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर सल्फर का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। मिलीमोल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं मिलीमोल ऑफ I2, ठीक है। मोल ऑफ I2 भी लिख सकते हो, लेकिन हर टाइप के प्रॉब्लम बनाने के लिए आसान रहेगा। मिलीमोल ऑफ I2 इज इक्वल टू मिलीमोल ऑफ Na2S2O3 बाई 2, ठीक है। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका कर देंगे तो क्या रिलेशन आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ I2 इज इक्वल टू मिलीमोल ऑफ Na2S2O3। देखो सेम इक्वेशन आ गया, तो इक्वेशन सेम अगर होगा तो आंसर भी सेम होगा। तो मिलीमोल मेथड में क्या करेंगे हम लोग, नीड ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, लेकिन पीओएससी मेथड में नो नीड ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, नो नीड ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस्ड करने का कोई जरूरत नहीं। देखो इसी प्रॉब्लम को हम लोग मिली इक्विवेलेंट मेथड से भी देख सकते हैं। लेकिन मिली इक्विवेलेंट से प्रॉब्लम बनाने के लिए दिक्कत क्या होगा कि बैलेंस फैक्टर निकालना होगा, और बैलेंस फैक्टर यहाँ पर एसिड बेस के बीच रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये रिएक्शन किसके बीच हो रहा है, तो ये रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच। तो थोड़ा सा कंसेप्ट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का होगा तो प्रॉब्लम आसानी से बना सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बतलाएंगे, और जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बतलाएंगे उसके बाद बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, और फिर एक ही मेथड होगा कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी एक बार बना देते हैं प्रॉब्लम उसको, ठीक है। जो लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी कम से कम 12th में सीखा होगा, ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जो बतलाएं इसमें किसी को दिक्कत है पूछ सकते हो।
देख लो अभी कहीं दिक्कत है, कुछ पूछ सकते हो। केशव सिंह, अगर हम इक्विवेलेंट को बैलेंस नहीं करेंगे तो इक्वेशन सेम हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो इक्वेशन सेम हो जाएगा। कैसे केशव? इक्वेशन सेम नहीं होता है, ठीक है। रिएक्शन तो एक ही होता है, रिएक्शन यही है, ठीक है। इसको हम लोग बैलेंस्ड करने के लिए यहाँ पर 1 और 2 लिखते हैं। कंटेनर में जो रिएक्शन होगा यही रिएक्शन केवल होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ रहे। ये तो हम लोग प्रॉब्लम बनाने के लिए 2 लिखते हैं ना, ठीक है। जैसे रिएक्टेंट में जब हम लोग मिलाएंगे तो I2 मिलाएंगे, Na2S2O3 मिलाएंगे, 2 Na2S2O3 थोड़े मिलाएंगे, और बनेगा क्या, Na2S4O6 बनेगा और NaI बनेगा। 2NaI तो बनेगा नहीं कि NaI निकलेगा तो 2 साथ में लेकर निकलेगा, ऐसा थोड़ा होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बनाने का मेथड है। रिएक्शन तो इसी के बीच हो रहा है, I2 को मिलाएंगे, Na2S2O3 को मिलाएंगे और ये बनेगा। कैसे बनेगा, ये प्रॉब्लम बनाने का मेथड अलग अलग है, ठीक है। तो प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर, और इक्वेशन जो हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वो रिएक्शन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन बिल्कुल सेम हो रहा है। ये नहीं कि रिएक्शन लिखने से रिएक्शन चेंज हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि I2 लिखने से आयोडीन ऐसा होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप लगा के भी देखोगे तो I2 ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा, Na2S2O3 ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा, तो सिंबॉलिक फॉर्म में बना रहे हैं ना। ये तो हाइपोथेटिकल, ठीक है, कन्वेंशन है जिसको हम लोग बनाते हैं, और उसी कन्वेंशन को फॉलो करके हम लोग प्रॉब्लम को बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि यार ये रिएक्शन अलग है, रिएक्शन अलग है, फिर इक्विवेलेंट से बनाएंगे तो अलग है। रिएक्शन तो एक ही हो रहा है, हम लोग का सोचने का तरीका अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन हमारे सोचने से रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं पर, जैसे ग्लूकोज का कंबशन करेंगे, ठीक है, O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे ये रिएक्शन कर रहे हैं ग्लूकोज का, C6H12O6, और इसको रिएक्शन किए O2 के साथ, 6CO2 के साथ रिएक्शन होता है, और इसको बैलेंस्ड करेंगे तो CO2 का फॉर्मेशन होगा और 6H2, इस फॉर्म में रिएक्शन होता है। इक्वेशन देखोगे तो बैलेंस्ड है। तो ग्लूकोज दिया हुआ है 6 कार्बन 6 कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन मिलाकर देख लो तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 6 18, यहाँ पर भी देखो 12 6 18, हाइड्रोजन 12 है, इधर भी हाइड्रोजन 12 है। तुमसे पूछा है कि ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करता है, तो O2 के साथ रिएक्ट करता है, नॉट 6O2। इसका मतलब केवल इतना होता है कि अगर इसका 1 मोल होगा, अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो 6 मोल का रिक्वायरमेंट होगा, ये केवल बतला रहा है, ठीक है। नेचर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो ऑलवेज O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 6O2 के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। CO2 जो प्रेजेंट होता है वो CO2 के फॉर्म में रहता है, 6CO2 नहीं रहता है। ये हम लोग बैलेंस्ड करने के लिए बनाए हैं। H2 जो होगा केवल H2 होगा, 6H2 नहीं होगा। ये नहीं कि CO2 बाहर निकल रहा है, 6 पीछे पीछे जा रहा है साथ में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम बनाने के मेथड से रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम तो जो बना रहे हैं, अगर हम लोग नहीं भी अगर केमिस्ट्री जानते, ठीक है, बायोलॉजी का भी रिएक्शन है, ग्लूकोज का कंबशन का, ठीक है। तो रिएक्शन जिस समय नहीं जान रहे थे उस समय भी तो फोटोसिंथेसिस हो रहा था, और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ उसका ग्लूकोज का O2 के साथ रिएक्शन भी हो रहा था, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी हो रहा था और ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन भी हो रहा था। ये तो पहले भी हो रहा था, जिस समय हम लोग कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखना सीखे थे। ये तो 200 साल का केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इसके पहले ऐसा था कि प्लांट नहीं था, ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था, CO2 था, O2 था, सब कुछ था,
तो हम लोग कन्वेंशन बनाए और उसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मिलीमोल मेथड से अगर प्रॉब्लम बना रहे हैं तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। पीओसी मेथड से बनाएंगे तो इक्वेशन को बैलेंस तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जितना आइटम होगा उसको कंजर्व करना पड़ेगा। ये भी बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है कि आयोडीन यहाँ पर है और आयोडीन इधर मिलेगा तो दूसरा तो सोर्स रहेगा नहीं। ठीक है, जो भी यहाँ पर आयोडीन है वही आयोडीन यहाँ पर जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पर I2 दिया हुआ और यहाँ पर I दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, ऐसा नहीं सोचना कभी। ये लिखने से 2 1 थोड़ी हो जाता है। जैसे मान के चलो कि अगर इसका I2 दिया हुआ है तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 1 मोल I2 है। अगर 1/2 लिख दिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 मोल I2 रिएक्ट कर रहा है, तो जैसा लिखेंगे वैसा होगा। पेयर लिख दिए इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि 2 ही होगा, वो तो कितना पेयर लिखेंगे उस पर डिपेंड करेगा ना। अगर हम लोग डजन लिखे तो डजन का मतलब ये थोड़ा होता है कि 12 ही होता है। ठीक है, कितना डजन होगा ये तो उस पर लिखेंगे, 6 डजन, 5 डजन, 1 डजन, तब बोलेंगे कि कितना होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा देख लो इसको हम लोग मिली इक्विवेलेंट मेथड से कैसे बनाएंगे। मान के चलते हैं कि 11 12 में तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कम से कम पढ़ा होगा। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट मेथड एक्चुअली जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स का रिएक्शन है। ठीक है, तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसके द्वारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। OA का मतलब हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और RA का मीन्स हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडक्टेंट भी बोलते हैं। जो ऑक्सीडेंट रहता है वो क्या होता है कि रिड्यूस इटसेल्फ, और जो रिडक्टेंट रहेगा ये ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉनिक डिफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का देखोगे तो ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मीन्स होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जब रिडॉक्स डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर वहां पर भी बतलाएंगे, क्योंकि रिडॉक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट होता है। और उसका जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे 12th के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th का होता है, तो उसमें जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो कैसे रहा है, और वैलेंस पैटर्न निकालने का थोड़ा मेथड इसमें अलग होता है। वैलेंस पैटर्न एसिड बेस साल्ट के लिए हम लोग डिस्कस किए थे कि एसिड बेस साल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज से हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पर उस फॉर्म में नहीं निकलेगा। यहां पर क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ट्रांसफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल, वन आयन और वन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल, वन आयन और वन एटम। तो देखो अभी हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है I2 दिया हुआ है, Na2H2O3 के साथ हो रहा है, और Na2S4O6 दिया हुआ और NaI दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों का बैलेंस फैक्टर हम लोग को निकालना होगा और देखना होगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो यहाँ पर I2 दिया हुआ है और यहाँ पर I दिया हुआ है। तो देखो Na पर +1 चार्ज होगा, I पर -1 चार्ज होगा, -1 लिख लिए। इसमें हम लोग उसी को कंसीडर करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता हो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा तो कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखो कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और यहाँ पर माइनस है, चेंज हो रहा है। अगला स्टेप क्या होता है कि हम लोग मास बैलेंस करते हैं। मास बैलेंस का मतलब क्या होता है कि वी बैलेंस नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम को हम लोग बैलेंस करेंगे, नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर I2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 अगर लगा दिए तो नंबर ऑफ एटम बैलेंस्ड हो गया। देखो यहाँ पर 2 आयोडीन एटम था, यहाँ पर 2 आयोडीन हो गया, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। चार्ज इलेक्ट्रॉन के द्वारा बैलेंस्ड करना है। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा चार्ज को कैसे बैलेंस्ड करेंगे? देखो यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर 0 है और 2 निगेटिव, 2 निगेटिव का मतलब 2 निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन का, और इधर भी 1 पर 1 माइनस है, 2 पर 2 माइनस, 2 निगेटिव चार्ज हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि I2 2 इलेक्ट्रॉन और 2 NaI, I माइनस क्या हो गया? I माइनस का मीन्स क्या हुआ कि NaI को रिपेलेंट कर रहा है। अब देखो I2 का रिडक्शन हो रहा है, तो I2 का अगर रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल I2 का रिडक्शन हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? तो एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। इसका मतलब इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो I2 रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस इटसेल्फ, और रिड्यूस हो रहा है, तो जिसका भी रिडक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है I2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दूसरा देखना है कि Na2H2O3 क्या है। तो देखो इसको यहां पर लिख रहे हैं Na2H2O3 को। देखो Na2H2O3 में किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा? तो सोडियम जो होता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं करता है। तो चेंज किसका करेगा? ऑक्सीजन का भी जनरली चेंज नहीं करता है, सल्फर का चेंज करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर में डिस्कस करेंगे। तो H2 दिया हुआ है और यहां पर S4 है, ठीक है। तो यहां पर H2 और यहां पर S4 है, एटम बैलेंस्ड नहीं है, तो यहां पर हम लोग 2 लिखेंगे। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को निकालना होगा, इसलिए बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर सब लोग को पता होना चाहिए, तब पढ़ सकते हो, समझ में आएगा। देखो Na2H2O3, इसको निकालने का तरीका क्या है? देखो इस पर चार्ज तो कुछ है नहीं, इसका मतलब इस पर ओवरऑल चार्ज 0 है। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का होता है, और जिसका अगर फर्स्ट ग्रुप का होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। 2 एटम है, 2 लिख दिए। सल्फर का 1 का X है तो 2 का 2X हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली, तो -2 होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? -6। 3 का 0, इसलिए 2X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +4, और X का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा +2 है। इसका मतलब कि यहां पर जो सल्फर दिया हुआ है इसका कितना है? +2 ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो
Na2S4O6 का निकालेंगे। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखो +2 सोडियम का +1, इसका 4x और -12 ऑक्सीजन का -2, तो 4x = +10, तो x का जो वैल्यू होगा +2.5 हो जाएगा, तो इसका हो गया +2.5। अब देखो हमारे पास कितना है, 4 एटम दिया हुआ और एक का 2 है, इसका मतलब ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज +8 हो गया। एक का 2.5 है, 4 का कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। इधर +8 है और इधर +10 है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा बराबर करना है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अगर देते हैं तो 10 पॉजिटिव चार्ज 2 निगेटिव चार्ज से कैंसिल होकर 8 आ जाएगा। और ए रिप्रेजेंट किसको करेगा, Na2S2O3, ये रिप्रेजेंट करेगा Na2S4O6 और 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो एक में एक का चेंज होगा, इसलिए बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में 2 का चेंज, एक में एक का चेंज, इसलिए बैलेंस फैक्टर = 1। अब इसका देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इधर माइनस होगा तब नहीं, इधर आकर प्लस हो जाएगा, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब एक इसमें क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। बैलेंस फैक्टर देखो तो इसका 1 है और इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 2। बस काम खत्म। 2 स्पीशीज के बीच रिएक्शन हो रहा है, दोनों का बैलेंस फैक्टर पता चल गया, इसका 2 है और इसका 1 है। अब हम लोग इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का मिल इक्विवेलेंट को बराबर करेंगे। मिल इक्विवेलेंट ऑफ I2 = मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। प्रॉब्लम उसको बराबर करेंगे, उसके बाद जो मिल इक्विवेलेंट का इक्वेशन बतलाए हैं, फॉर्मूला बतलाए हैं, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे। और जितना आंसर आया था, कितना आंसर आया था, 0.316 आया था, तो सेम आंसर यहां से भी आ जाए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं भी समझ में आए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब रिडॉक्स बतलाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है, तो समझ में आएगा। ऐसे 12th पास हो तुम लोग तो ऑलरेडी पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, कोशिश करना कि ऑक्सीडेशन नंबर फिर से चेक कर लें, ठीक है। देखो इसको कहीं दिक्कत है, पूछो। गुंजन क्लियर हो गया? घर पर कई एक बार इसको प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक हो जाएगा। और एक चीज जो बतलाते हैं उसको कई एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है, मोर देन 20 टाइम्स रिपीट करते हैं। अलग अलग चैप्टर आएगा वहां पर फिर डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मोल कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री में बतला रहे हैं, फिर बतलाएंगे तुम लोग को जब रिडॉक्स बतलाएंगे, फिर एक बतलाएंगे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा तब लास्ट में बतलाएंगे, और बीच में तो प्रत्येक चैप्टर में चलती रहेगा। देखो ध्यान देना कि रिडॉक्स टाइट्रेशन से जब एग्जाम में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो जितना जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होता है उसका 10% स्टूडेंट भी नहीं बना पाता है, जो पास होता है उसके बारे में बोल रहे हैं। दिक्कत क्या होता है रिडॉक्स में कि अगर मिल इक्विवेलेंट मेथड से नहीं बनाओगे तो इक्वेशन को बैलेंस्ड करना पड़ेगा, और रिडॉक्स वाले इक्वेशन को बैलेंस्ड करने में, ठीक है,
वो मिनिमम 5 मिनट टाइम लगता है। छोटा इक्वेशन है तो इजीली बैलेंस्ड हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगा तो मिनिमम 5 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, और आंसर कितना करना है, 1 मिनट से कम में करना है, तो फिर नहीं बना पाते। तो बनाने का तरीका बतला रहे हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। मॉलिक्यूल को देखकर ही पता चल जाएगा कि उसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा, प्रैक्टिस करवाएंगे तुम लोग। अभी क्या करना है कि मिली इक्विवेलेंट का जो मेथड है उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। रूल काफी सिंपल है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और एक से अगर ज्यादा होगा तो समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो हमारे पास अभी I2 था Na2H2O3, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा था और इसमें बैलेंस फैक्टर निकाल लिए कि इसका बैलेंस फैक्टर 1 आ गया, अभी निकाल कर बतलाया, और इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, 2 है। तो बैलेंस फैक्टर पता है तो बस इतना हम लोग लिख देंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। अब देखो डाटा दिया हुआ है, मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सबको बतलाए हैं, ऑलवेज दिमाग में होना चाहिए। इन्हें रिपीट करने के बाद नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर, और अगर मोलरिटी दिया हुआ है तो मोलरिटी मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वेट दिया हुआ रहेगा तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो ये सब हम लोग बना सकते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3, तो यहां पर क्या होगा, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर। ठीक है, अब नॉर्मलिटी तो हमारे पास मोलरिटी दिया हुआ था और मोलरिटी 10⁻⁻2 था, और वॉल्यूम कितना है, 100 दिया हुआ है। तो मोलरिटी को बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस फैक्टर इसका 2 हो गया। ठीक है, और मोलरिटी ये है मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर, नॉर्मलिटी हो गया, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर, और इसका वेट निकालना है। देखो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट 158, और इसका बैलेंस फैक्टर बताया 1 होता है, तो 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं होगा, 1000। ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको कॉपी कर लिया था, फोटो की कॉपी किया था, हाँ। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे कि वेट ऑफ Na2H2O3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 158 बाई 1000। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, 316 इज इक्वल टू 0.316। तो देखो तीनों मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, तो आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो अगर मेथड सही होगा आएगा ही आंसर से। हम लोग को ये देखना होगा कि एग्जाम में किस मेथड से प्रॉब्लम बनाए। ठीक है, तो बतला चुके कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है इसमें एक एटम का कंजर्वेशन अगर एक ही जगह हो रहा है, ठीक है, इक्वेशन गिवन नहीं है, तो हम लोग मिली पीओसी मेथड से प्रॉब्लम बना लेते हैं। मिलीमोल में मिली इक्विवेलेंट मेथड अगर इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का, तो मिली इक्विवेलेंट मेथड से काफी इजीली बना लेंगे। ठीक है, ज्यादा मोस्टली प्रॉब्लम हम लोग इसी से बनाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है जैसे ग्लूकोज का कंबसन दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें कोई इंफॉर्मेशन तुमसे पूछा जा रहा है, ग्लूकोज का दिया हुआ O2 के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, तो वहां पर डायरेक्ट बैलेंस फैक्टर नहीं निकाल सकते हो, तो वहां पर हम लोग उसको मिलीमोल मेथड से बना लेंगे। ठीक है, कितना होगा पेज नंबर?
देखो एक क्वेश्चन हम लोग के पास है कि 10 मोल K4 FeCN6 converted into CO2 by series of reaction assume all carbon atom of K4 FeCN6 converted into CO2, then calculate number of mole of CO2 formed। ठीक है, K4 FeCN6 है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, तो रोमन नंबर में 2 लिखते हैं। तो अपने से ट्राई करो इसका कि 10 मोल दिया हुआ और इसके द्वारा CO2 मिल रहा है और कार्बन एटम कह रहा है कि कंजर्व हो रहा है, देन कितना मोल CO2 ये बनेगा, ये हम लोग को पता करना है। सब लोग ट्राई करके आंसर करो। ट्राई करो सब लोग। ना नो नीड, इसका कोई जरूरत नहीं, हैरान का नीड नहीं, 10 मोल दिया हुआ इसका। गुंजन 60 मोल, राइट। देखो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो इसको दूसरे मेथड से हम लोग बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन पता नहीं, मिलीमोल मेथड से भी नहीं बना सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट से भी नहीं बना सकते हैं। हम लोग के पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है K4 FeCN6, सब लोग देखना, और प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि प्रॉब्लम में इसका वेट दे दिया जाए, तो वेट से मोल निकाल सकते हो, ठीक है। ये दिया हुआ रहेगा एटॉमिक वेट सबका, तो ये जो दिया हुआ है इसके द्वारा CO2 मिल रहा है, और कह रहा है कार्बन एटम कंजर्व हो रहा है। फिर बतला रहे हैं कि कार्बन एटम यहाँ पर 6 है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर जितना कार्बन के एटम का वेट होगा उतना ही यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हम लिखे कहाँ कुछ, अभी एक लिखेंगे तब नहीं यहाँ पर 1 मोल CO2 होगा। तो हम लोग कैसे प्रॉब्लम को बनाएंगे, देखो इसका जितना भी नंबर ऑफ मोल होगा, मान के चलो कि नंबर ऑफ मोल कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी नंबर ऑफ मोल होगा इसका, उसका कितना टाइम्स कार्बन एटम होगा,
तो अगर इसका 1 मोल होगा तो कितना हो जाएगा, 6 मोल होगा। अगर इसका A मोल हो जाएगा तो उसका 6 टाइम्स हो जाएगा। पोटेशियम का पूछा जाए तो 4 टाइम्स हो जाएगा, नाइट्रोजन का 6 टाइम्स हो जाएगा और आयरन का 1 टाइम्स हो जाएगा। कार्बन एटम को कंजर्व करना है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल ऑफ K4 FeCN6 is equal to 1 multiply number of mole of CO2. 6 multiply number of mole of K4 FeCN6 is equal to 1 multiply number of mole of CO2. तो यहाँ पर 6 नंबर ऑफ मोल ऑफ K4 FeCN6 से 10 दिया हुआ है और 1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डायरेक्ट निकल गया यहाँ से, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। तो देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 है कितना, यहाँ पर 60 है। तो मोल अगर पता चल गया तो रेट ऑफ CO2 निकाल सकते हो। 60 मल्टीप्लाई 44 ग्राम, मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकाल सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, तो 60 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग को वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी, तो बतलाए थे कि 60 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, देखो इसमें कहीं किसी को दिक्कत हो पूछ सकते हो। क्या नहीं सुन रहा है, पेज नंबर कितना है? हाँ, वेट निकाल सकते हो। 60 मोल दिया हुआ है, 44 से मल्टीप्लाई कर दो उसका। ठीक है, और किसी को दिक्कत है पूछ सकते हो। सत्यम, राखी, गुंजन, केशव, जिसको दिक्कत है पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज ये खत्म हो गया पीओएसी मेथड, और अगला क्लास में तुम लोग मिली इक्विवेलेंट एक बार रिपीट करके आना। ठीक है, तो पहले मिली मोल मेथड फिर से डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम उस पर बतलाएंगे। ठीक है, मेथड जल्दी खत्म हो जाएगा, पहले बतलाया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आएंगे उसका प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये सब रिपीट कर लेना जल्दी से। ठीक।